हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का पार्ट 2 साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन। ठीक है, सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मेनली नाम से थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चलता है कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग जैसे कि जानते हैं हेरिडिटी में मेनली जैसे कि हम लोग के पेरेंट्स है, ठीक है, उनके जैसे हम लोग थोड़ा बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे कलर के बारे में, स्किन का कलर, हेयर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिमिलर्स होता है। ठीक है, तो हम लोग पहचान भी सकते हैं कि पेरेंट्स के ऐसे है तो उनके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है या फिर जो उनका बेबी है वो भी क्या हो, उनके जैसा ही दिखता हो, या फिर उसका नोज, आईज, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, या फिर थोड़े बहुत चेंजेस बट थोड़ा सी सिमिलरिटी वहाँ पे मेंटेन होंगी। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। मतलब ही क्या, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। अब ये ट्रांसफरिंग की जो प्रोसेस है कैरेक्टर, अब कौन से कैरेक्टर, जैसे कि देखो शेप ऑफ द हेयर्स, नोज, आइज कलर। ठीक है, आइज का कलर भी बहुत लोगों का जैसे पेरेंट्स का होता है वैसे क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का भी होता है। ठीक है, सो कलर, स्किन कलर भी बहुत बार क्या होता है, सेम होता है। तो इन जो रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स है ह्यूमन बीइंग के, किसके, जो रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स है किसके, ह्यूमन बीइंग्स के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं किसके, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर और द ट्रेट्स। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग, कैरेक्टर एंड द ट्रेट्स। और ये कैरेक्टर जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन क्या होते जाते हैं, ट्रांसफर होते जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, तो चलिए आज का जो चैप्टर है हम लोगों का वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है साइंस का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कम्प्लीटली बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को आगे जब पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो चैप्टर में आगे जाओगे उसके लिए जितने भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे बेसिक कंसेप्ट पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और देन हम लोगों के चैप्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला है, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर या फिर ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अभी कैरेक्टर एंड ट्रेट्स क्या होता है, एक ऐसा एक रिकॉग्नाइजेबल फीचर है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, एक ऐसा फीचर है, जैसे कि कौन से फीचर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, हेयर्स की, आइज की। ठीक है, नोज बहुत बार जैसे मम्मी पापा का होगा वैसे बच्चों का होता है। ठीक है, तो नोज की अगर बात करते हैं तो नोज। ठीक है, या फिर स्किन कलर, हाइट। ठीक है, अगर घर पे मम्मी पापा बड़े होंगे तो ऑब्वियस से बच्चों को भी हाइट कैसी रहती है, अच्छी खासी रहती है। तो हाइट, ये सारी चीज़ें क्या है, एक रिकॉग्नाइजेबल फीचर है ह्यूमन बीइंग का, जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या होते जाता है, ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते जाते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर की डेफिनेशन मेनली क्या होंगी, a recognizable feature of parents like height, nose, skin, eyes color, फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ये वो फीचर है। सो रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक हाइट, नोज, आइज कलर आर कॉल्ड ट्रेट्स, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, और कैरेक्टर। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाया जीन। किसके थ्रू, जीन। आप लोग जानते हैं जीन क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, एक फिजिकल एंड फिजिकल चेंजेस लाने के लिए, एंड उसका फंक्शन ही वही है कि फिजिकल चेंजेस लाते जाना। ठीक है, हम लोगों के बॉडी में। तो वाया जीन जो कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जैसे कि अगर हम लोगों के पेरेंट्स
कि स्किन अगर फेयर होंगी तो हम लोग भी ऑब्वियस है कैसे दिखेंगे, फेयर दिखेंगे। हम लोगों के पेरेंट्स की हाइट अगर बड़ी होंगी तो हम लोग भी कैसे होंगे, हाइट वाइज बड़े होंगे, ठीक है। सो ये जो कैरेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। सो डेफिनेशन क्या होंगी हेरिडिटी की, द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल character from parents to the offspring via gene are called as heredity। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, हेरिडिटी, ठीक है। सो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। अब गाइस हम लोग को हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आगे होंगी कि वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन जो कैरेक्टर है, कौन से बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग क्या होते जाते हैं, ट्रांसफर होते जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। अब ये हेरिडिटी पढ़ना ज़रूरी क्यों है, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे डिसीजेस सुने होंगे जो कि क्या होते हैं, फ्रॉम जेनेटिकली हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स को वो डिसीज़ है तो हो सकता है वो कभी ऑफस्प्रिंग को भी हो जाए, उनके बच्चे को भी हो जाए, जैसे कि एड्स है, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो जेनेटिकली ट्रांसफर डिसीजेस है, ठीक है, वो हो सकता है कभी पेरेंट्स के थ्रू, ऑफस्प्रिंग को भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जेनेटिकली ट्रांसफर जब भी कोई भी मदर होंगी जो बर्थ कर रही होंगी, ठीक है, दे रही होंगी कोई भी, तो बेबी जब बॉर्न हो रहा होगा तब क्या किया जाता है, फिर वो जेनेटिकली जो ट्रांसफर डिसीजेस होते हैं वो ना हो, इसलिए कुछ प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, ठीक है। तो वैसे जेनेटिकली ट्रांसफर अगर डिसीजेस है तो उसको डायग्नोसिस करना, ठीक है, उनको प्रिवेंट करना, उनको क्योर करना, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, हेरिडिटी के स्टडी में, ठीक है। तो साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर द, किसके लिए यूजफुल करता है, मेनली यूजफुल होता है कि जो डायग्नोसिस करने के लिए जेनेटिकली जो डिसऑर्डर है उनको डायग्नोसिस, उनको प्रिवेंट, ठीक है, और उनके लिए क्या क्या हम लोग मेडिसिन तैयार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए क्या करता है, हेरिडिटी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग आज बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि हाइब्रिड एनिमल्स है, जैसी गाय ये वो, ठीक है, तो हाइब्रिड एनिमल्स है, ठीक है, हाइब्रिड, उसके बाद प्लांट्स है जहाँ पे क्या पोटैटो टोमेटो एक ही जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जैसे हाइब्रिड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसके जनरेशन के लिए भी क्या करता है, हेरिडिटी हेल्प करता है, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे कि हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स है, ठीक है, लैक्टोबैसिला ये वो, तो ये जो माइक्रोब्स यूज़ करते हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए या फिर अच्छा खासा होना चाहिए, इसीलिए तो ये सारे माइक्रोब्स भी हम लोग यूज़ करें, तो ये भी किसके अंडर आता है, हेरिडिटी के, ठीक है, क्योंकि हेरिडिटी हम लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। तो मेनली हेरिडिटी वर्क करती है किसके ऊपर, जीन के ऊपर, किसके ऊपर, जीन के ऊपर, इसलिए बोला है ना हम लोगों ने भाया जीन, किसके थ्रू होता है, जीन क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी इवोल्यूशन हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर कोई डिसीज़ है जो कि हेरिडिटरी ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके प्रिवेंशन, उसके क्योर, उसके डायग्नोसिस के लिए हम लोगों को हेरिडिटी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सिकल सेल जैसा है, हेरिडिटरी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम लोग उसको क्योर कैसे कर सकेंगे, ठीक है, वो चीज़ें। प्लांट एंड हाइब्रिड एनिमल्स, ठीक है, हम लोग हाइब्रिड एनिमल्स अगर प्लांट्स बनाएंगे तो ऑब्वियस है उसके थ्रू क्या होगा, कल्टीवेशन जल्दी होगा, जल्दी जल्दी ग्रोथ होंगी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट चेंजेस के लिए जो कि जेनेटिकली ऑकर्ड होंगे उसके लिए क्या करता है, हेरिडिटी हम लोगों को हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, कैरेक्टर क्या होता है और उसके बाद हेरिडिटी क्या होता है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट निकालो। देन हम लोग इसके बाद देखेंगे जीन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हम लोगों को देखना है जीन, ठीक है। और जीन में हम लोग देखेंगे डीएनए एंड द आरएनए मेनली। तो सबसे पहले देखो ये जीन होता क्या है। सो द जीन इज अ बेसिक फिजिकल
and functioning of the basic physical and functioning of the heredity, and gene is made up of DNA। ठीक है, तो जीन होता क्या है मेनली ये बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनिंग करने का काम करता है किसमें, हेरिडिटी में। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन ट्रांसफर करने तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, वाया जीन के थ्रू, किसके थ्रू, वाया जीन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जीन इज मेड अप ऑफ द डीएनए। जीन किससे बनता है, डीएनए। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए एंड द आरएनए बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल। कैसे मटेरियल है वो, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो जहाँ पे ये क्या करता है, जीन डीएनए के थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, किसके थ्रू, तो जीन के थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। सो जीन मेनली होता है जो कि क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंडक्ट करने का काम करता है। उसके अंदर क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि होता है डीएनए एंड द आरएनए। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल दो है, जो कि है एक डीएनए और दूसरा कौन सा है, डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये डीएनए क्या होता है। सो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया था, वाटसन ने। तो देखो अरेंजमेंट कैसी है इसकी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से क्या होता है, कॉइल लाइक होता है। ठीक है, एक दूसरे को, तो डबल हेलिकल मैनर में है। कौन से मैनर में है वो, डबल हेलिकल। दो स्ट्रैंड से, दो जो स्ट्रैंड होते हैं उससे क्या बनता है, ये डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मेनली यहाँ पे क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस। ये जो दो स्ट्रैंड एक दूसरे को जो ज्वाइन होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो देखो अगर डीएनए के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखना है तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा होता है, डबल हेलिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कंटेन कितना करता है, 2 स्ट्रैंड्स। ठीक है, और ये जो 2 स्ट्रैंड ज्वाइन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, न्यूक्लियोटाइड। मतलब भी डीएनए इट इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं हम लोग, ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होता है राइबोज शुगर, या फिर सिंपल हम लोग शुगर दे देते हैं, पेंटोज शुगर रहता है वैसे तो यहाँ पे शुगर। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, और क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, इससे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। किससे किससे बनता है, तो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजिनस बेसिस। किससे किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजिनस बेसिस। क्लियर है यहाँ तक के। देखो फिर से एक बार, डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डिस्कवर किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक मॉडल हम लोग उसको बोलते हैं। कौन सा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, देन उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है गाइस, डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। किसके जैसा, डबल हेलिकल। ठीक है, एक दूसरे को वो क्या होंगे, कॉइल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, किस फॉर्म में होंगे, कॉइल फॉर्म में। ठीक है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देन उसके बाद 2 स्ट्रैंड्स होते हैं यहाँ पे, एक ये वाला स्ट्रैंड, दूसरा ये वाला स्ट्रैंड। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं।
अब ये जो दोनों में बॉन्डिंग है, ठीक है, ये दूसरे से जो अटैच होते हैं ना, वो अटैचमेंट किसके कारण है? न्यूक्लियोटाइड्स के कारण। ये जो बॉन्डिंग होती है इन दोनों में, ये जो बॉन्डिंग है, ठीक है, ये बॉन्डिंग को हम लोग कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो एक दूसरे के दो स्ट्रैंड क्या होते हैं? अटैच होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, देन उसके बाद न्यूक्लियोटाइड किससे किससे बनता है? शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजिनस बेसिस। देन नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ द टू टाइप्स। ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ये कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। एक है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन में होते हैं दो नाइट्रोजिनस बेसिस, एक है एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, एंड पिरिमिडिन्स में होते हैं दो नाइट्रोजिनस बेसिस जो कि है साइटोसिन एंड ग्वानिन। क्या होता है? साइटोसिन एंड द ग्वानिन। So guys, nitrogenous bases are of the two types, purine and the pyrimidine. Purine में दो होते हैं, adenine and the thymine, and the pyrimidines में क्या होते हैं? cytosins and the guanine. क्लियर है यहाँ तक के सभी को? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन और आगे जाते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडेनिन एंड द थाइमिन। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ द टू टाइप्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो, एडेनिन, जो एडेनिन होता है, जो नाइट्रोजिनस बेस है एडेनिन, एडेनिन इज ऑलवेज बॉन्डेड विद द थाइमिन। किसके साथ बॉन्ड पेयर बनाएगा वो? थाइमिन के साथ। ठीक है, और वो भी कैसी होंगी बॉन्डिंग होंगी उनकी? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा गाइस? डबल बॉन्ड। ठीक है, एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद द ग्वानिन, और वो भी कौन से फॉर्म में? ट्रिपल बॉन्ड में। बॉन्डिंग कैसी होंगी उन लोगों में? ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे कैसी होंगी? डबल बॉन्डिंग। ठीक है, सो ट्रिपल बॉन्ड एंड द डबल बॉन्ड में वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो किस में था? हम लोगों ने देखा डीएनए में मेनली। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, जैसे कि अगर यहाँ की बात करूँगी, हम लोगों ने क्या बोला था? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होता है, तो ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्वियस है टी होगा। अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे कौन होगा? जी होगा। ठीक है, तो इस वे से क्या होंगे? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता हुआ रहेगा। ठीक है, और इस वे से ये स्टैंड एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। क्या रहेंगे? कनेक्टेड। क्लियर है? तो ये किसके बारे में डिस्कस किया? अभी हम लोगों ने डीएनए के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं आरएनए। तो मेनली आरएनए क्या होता है? तो देखो, अगर आरएनए की बात हम लोग करते हैं तो आरएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो इट इज, या फिर आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड है। क्या वो भी? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, बट इट इज अ मेड अप ऑफ द राइबो न्यूक्लियोटाइड। बनता किससे है वो? राइबो न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, सो मेनली इट इज आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड है। क्या वो? डीएनए एंड आरएनए बोथ आर द न्यूक्लिक एसिड, बट ये किससे बनने वाला है? राइबोज न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, राइबोज न्यूक्लियोटाइड किससे किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं राइबोज शुगर से, राइबोज शुगर। ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, and last one is the nitrogenous base, nitrogenous
नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, कैसा होता है? नाइट्रोजिनस बेस। और एक और बात कि वो किस में रहता है? सिंगल स्टैंड राइबोज न्यूक्लियोटाइड, सिंगल स्टैंड होता है इसका। ठीक है, जैसे कि डीएनए में कैसा होता था? डबल हेलिकल था। ठीक है ना, बिल्कुल डबल हेलिकल के जैसा था, बट यहाँ पे कैसे होता है? सिंगल स्टैंड होता है, सिंपल एक सिंगल स्टैंड। ठीक है, तो इसलिए राइबो न्यूक्लियोटाइड आर कंसिस्ट ऑफ द राइबो शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड द नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ द 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहाँ पे एक रहता है जो कि क्या है? यूरासिल। यहाँ पे थायमिन नहीं रहता, यहाँ पे क्या रहता है? यूरासिल। तो यही डिफरेंस तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि डीएनए में कौन से थे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड द थायमिन था। आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड द यूरासिल। थायमिन नहीं रहता। कौन रहता है यहाँ पे? यूरासिल। ठीक है, चलो, तो आरएनए की पोजीशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो आरएनए मेनली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों जगह पे आरएनए क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, इन दोनों की पोजीशन मतलब वहाँ पे सिचुएटेड ये हो सकता है। ठीक है, तो मेनली आरएनए होता क्या है? आरएनए मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। बनता किससे है? सिंगल स्टैंड राइबो न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है? सिंगल स्टैंड राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप्स के हैं? राइबो शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड द नाइट्रोजिनस बेसिस। राइबो शुगर में राइबो शुगर प्रेजेंट होंगी, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड द नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ द 4 टाइप्स। कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड द यूरासिल। और मेनली आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। कहाँ पे सिचुएट करता है ये? साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस में। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखना है कि टाइप्स ऑफ आरएनए। सो मेनली आरएनए आर द 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के आरएनए? 3 टाइप्स के। सो पहला है mRNA, दूसरा है rRNA, एंड लास्ट वन इज द tRNA। कौन सा है? tRNA। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो, तो देखिए गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ द आरएनए। ठीक है, आरएनए के टाइप्स कौन से? तो मेनली आरएनए ये हम लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो आरएनए में है कौन से टाइप्स ऑफ द आरएनए? कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। mRNA, rRNA एंड द tRNA। mRNA को हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। rRNA को क्या बोलते हैं हम लोग? राइबोसोमल आरएनए। एंड T का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए नाम से ही पता चलता है मैसेज करता होगा ऑल ओवर द बॉडी, या फिर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो मैसेज कन्वे करने का काम करता होगा। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग किसी को टेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है? मैसेज कन्वे होता है, तो वर्क होता है ना। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या होता है? मैसेंजर आरएनए भी सेम उसके जैसा ही क्या करता है? वर्क करता है। तो इसका रोल क्या होता है? ठीक है, तो इसका रोल होता है द mRNA कैरीज, ये जो mRNA होता है ये कैरीज द इंफॉर्मेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द mRNA कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन देने का काम करता है mRNA। कौन सा कोडन कहाँ पे अटैच करना है हम लोग देखने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन में कि क्या होता है। सो mRNA कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन इन DNA, ठीक है, फ्रॉम जीन इन DNA टू द nucleus, DNA of the nucleus to the
राइबोसोमल कंपोनेंट, कहाँ तक के, राइबोसोमल कंपोनेंट तक के, ठीक है। तो मेनली एमआरएनए हम लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होंगे, जो कोडॉन्स होंगे, ठीक है, वो कोडॉन को दूसरे कौन से एंटी कोडॉन्स अरेंज होंगे या फिर वो कोडॉन को कौन सा सीक्वेंस चाहिए वो बताने का काम कौन करता है? एमआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूटेशन या फिर डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, हेरिडिटी के लिए मेनली, तो ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? एमआरएनए। सो एमआरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फ्रॉम द जीन इन द डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस टू द राइबोसोमल कंपोनेंट। कहाँ तक के कैरी करता है वो? राइबोसोमल कंपोनेंट तक के, ठीक है। और राइबोसोमल कंपोनेंट के बाद राइबोसोम उसको क्या करता है और आगे कैरी करता है, ठीक है। तो क्लियर होगा एमआरएनए कहाँ पे यूज होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। डीएनए का सीक्वेंस क्या है, कोडॉन का सीक्वेंस क्या है, कोडॉन मतलब क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए अब मेनली ये किसका कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। किसका कंपोनेंट है? ये राइबोसोम का, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए किसका कंपोनेंट है? राइबोसोम का कंपोनेंट है। एंड इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ पे हेल्प करता है हम लोगों को? प्रोटीन सिंथेसिस में ये हम लोगों को क्या करता है? हेल्प करता है मेनली। कहाँ पे हेल्प करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। सो एमआरएनए भी हेल्प करता है हम लोग को प्रोटीन सिंथेसिस में, बट कोडॉन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करने के लिए। इतनी चीज़ आप लोग पहले ध्यान में रखो। एंड राइबोसोमल आरएनए भी क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही हम लोगों को हेल्प करता है। जो मैसेज है वो कहाँ पे जाके रुकता है? राइबोसोम पे, ठीक है। तो इसलिए फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जहाँ पे हेरिडिटी चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलो, तो एमआरएनए हो गया, राइबोसोमल हो गया, अभी क्या बचा है? टीआरएनए। उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो, देन लास्ट में टीआरएनए का। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे लास्ट जो हम लोगों का बचा टाइप्स वो है टीआरएनए। टीआरएनए, ठीक है। शेप कैसा होता है इसका? यहाँ पे होंगे कोडॉन, ठीक है, कोड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीआरएनए। कवर लीफ लाइक मॉडल रहता है इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है। टीआरएनए मेनली प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे रहता है ये? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। टीआरएनए मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। क्या करता है ये? ट्रांसफर करता है मैसेज को, जो एमआरएनए के थ्रू उसको मैसेज मिलता है उसको वो क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये मेनली ट्रांसफर क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड्स को। किसको ट्रांसफर करता है? अमीनो एसिड्स को, ठीक है। तो अमीनो एसिड को मतलब क्या कि मैसेंजर एमआरएनए जो है वो क्या करेगा? कोडॉन बताएगा कि ये कोडॉन लग रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द एमआरएनए ये क्या करता है? राइबोसोम तक के अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। कहाँ तक के? राइबोसोम तक के अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और वहाँ पे ट्रांसफर हो गए अमीनो एसिड, देन वहाँ पे कौन से कोडॉन एमआरएनए को चाहिए वो कोडॉन देने का काम कौन करता है? मेनली टीआरएनए। अब ये कोडॉन क्या होता है पहले वो देख लो, ठीक है। कोडॉन जो होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। क्या होते हैं कोडॉन्स? नाइट्रोजिनस बेसिस। हम लोगों ने कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस डिस्कस किए हैं? तो हम लोगों ने किया है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड द थाइमिन, ठीक है। ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं इनके कोड्स होते हैं, जैसे कि AUG, ठीक है। तो ऐसे जो कोड्स है, ठीक है, जो कि क्या होता है? कोडॉन होता है, कुछ क्या होता है? एंटी कोडॉन, ठीक है। तो 3
नाइट्रोजिनस बेसेस को मिला के एक कोडॉन बनता है। 3 नाइट्रोजिनस बेसेस को मिला के एक कोडॉन बनता है। तो वैसे 3 नाइट्रोजिनस बेसेस को मिला के जो एक कोडॉन बनता है वो कोडॉन क्या होता है, mRNA पहले ट्रांसफर करता है, ठीक है, और राइबोसोम्स में, देन राइबोसोम्स में अमीनो एसिड लेके जाता है tRNA, और tRNA क्या करता है, फिर से उसको क्या करता है, कोडॉन देने का काम करता है। और कोडॉन देने के बाद वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे हम लोगों की प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए tRNA भी हम लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। सो tRNA, mRNA, rRNA ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम लोगों को 1 बाय 1 क्या करता है, हेल्प करते जाते हैं। लेकिन tRNA क्या करता है, जो mRNA का मैसेंजर आया है उसमें जो कोडॉन होंगे उसको अमीनो एसिड देने का काम, उसके हिसाब से अमीनो एसिड मतलब कोडॉन देने का काम कौन करता है, tRNA। कौन करता है, tRNA, ठीक है। तो ये थे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि ये बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है, डीएनए देखा, हेरिडिटी क्या होता है वो देखा, कैरेक्टर किसको बोलते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की। देन उसके बाद हेरिडिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया डीएनए एंड द आरएनए की ये 3 टाइप्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड म्यूटेशन, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।